नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन खत्म हुआ या स्थगित? किसानों की दोगली राजनीति अब भी जारी। 15 जनवरी को होगी अगली बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों को हादसे की दी जानकारी, साथ ही जांच के दिए आदेश। सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंचा दिल्ली। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स बरामद। सुलझ सकती है अनसुलझी गुत्थी, होंगे कई लोग बेपर्दा। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार अपने चरम पर। वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा खुलासा, आरटी-पीसीआर को भेदने में सक्षम। डब्ल्यूएचओ ने जताया वैक्सीन पर भरोसा। पाकिस्तान ने फिर पेश की चीन के साथ दोस्ती की मिसाल। ग्वादर में चीन के बन रहे मिलिट्री बेस पर पाकिस्तान के एनएसए ने दी सफाई। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 14 महीने से डटे किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे। सरकार की ओर से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति पहले ही बन गई थी, लेकिन इस पर लंबी चर्चा के बाद फैसला हुआ। इस मीटिंग में किसान संगठनों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। सिंघू बॉर्डर का माहौल भी किसानों की वापसी का संकेत दे रहा है। यहां लोग टेंट हटाने लगे हैं और लंगर आदि का सामान गाड़ियों में रखा जाने लगा है। पर संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि आंदोलन सस्पेंड हो रहा है। हर महीने स्थिति की समीक्षा होगी। 15 जनवरी को समीक्षा बैठक होगी। डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन पर दोगली बातें अब भी हो रही हैं, क्या समझा जाए? घर वापसी या अभी भी डटे रहेंगे? देखिए, ये ऑलरेडी एक डेड मूवमेंट था, कुछ हो नहीं रहा था और सरकार ने अकलमंदी की कि आपने उन्हें कुछ ऐसा प्रपोजल दे दिया कि उनको आपने फेस सेविंग का, जब आप कोई आंदोलन करते हैं तो आंदोलन से कुछ चीज़ ले करके जाते हैं। अब इनके दिमाग में ये था कि कानून वापस भी हो जाए, एमएसपी भी लग जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। ये बातें तो अपनी जगह पे थी। दरअसल इनके अंदर मंशा ये थी कि इस आंदोलन के जरिए कोई अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाए। सब नेतागिरी करना चाह रहे थे, सब नेता बनना चाह रहे थे, वो हुआ नहीं। अब आप देखिए कि सारे लोग तो पहले ये कह रहे थे कानून वापसी तो घर वापसी। कानून वापस इस तरीके से किया गया कि कोई हीरो नहीं बन सका जी। तो अब ये बोले कि अब दूसरा मांग करने बैठना पड़ेगा। अब एमएसपी के ऊपर किया तो एमएसपी पे आपने और ये कर दिया। और दूसरी बात जो ये हुई कि अंदर खाने ही फूट हो गया जी। कि जो पहले अड़तिए ये दलाल मंडी के, ये जो स्पॉन्सर कर रहे थे, पैसे दे रहे थे और उनके द्वारा प्रायोजित ये चडूनी वगैरह क्या है, ये मंडी के लोग हैं ये लोग। तो इनको वो वहाँ से सपोर्ट बेस खत्म हो गया कि सरकार ने कह दिया कि पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। पुरानी व्यवस्था को लागू करना ही तो ये आरतीय चाहते थे, लेकिन वो तो उनका काम खत्म हो गया। तो जिस दिन से ये तीनों कानून वापस लिए गए, धीरे धीरे लोग छोड़ के जा रहे थे। अब मरता क्या ना करता, भाई कोई रास्ता तो निकले कि भाई हम जाकर के लोगों को कह सके, फेस सेवर अपना बता सके कि भाई हमने ये हासिल कर लिया। फिर अब ये कूद गए दूसरे डिमांड को लेकर के। तो जो बातें उनको कही गई है ये रिव्यू करते रहे। सरकार बस ये चाहती कि ये उठ के एक बार चले जाए जी। अब आगे कमेटी क्या फैसला करेगी, क्या आगे होगा, जो कानून जो वापस लिए गए हैं, वो जो केसेस जो वापस जो डिमांड किया गया है, इतना आसान नहीं है जी। क्या आप लाल किले के ऊपर दंगा मचाएं, उसके प्राचीर को पवित्र करें और केस वापस हो जाए? केस वापस सरकार भी नहीं कर सकती, कोर्ट का मसला है ये, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर सरकार को जाकर के मिन्नतें करानी होगी। तो ये पूरा एक डोल ड्रम में आपको फंसा करके इन लोगों को भी लगा कि भाई अब फेस सेवर एक मिल रहा है, अब यहाँ से चले जाने में ही बेहतर है। अदरवाइज ऑलरेडी डेड है। ज़्यादा दिन तक आप इस एक डेड चीज़ को रखेंगे तो उससे दुर्गंध आने लगेगी। तो वो दुर्गंध आने लग रहा था, तो अब इन लोगों ने कहा कि भाई अब अपने घर जाते हैं। दैट्स ऑल। एक फेल्ड मूवमेंट
जिसका कोई असर, कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होने वाला। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर सीडीएस बिपिन रावत की। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हादसे की पूरी जानकारी देते हुए सीडीएस और हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों को दुर्घटना की जानकारी दी और बताया कि एकमात्र जीवित बचे हुए ग्रुप कैप्टन वरुण को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है, उनका इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना को एक ट्राई सर्विस टीम द्वारा जांच का आदेश दिया है और इसकी अध्यक्षता एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांडर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली पहुंच गया है और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ वो काफी दुखद खबर है, लेकिन रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से आदेश की जांच करने के लिए आदेश दिए हैं, क्या सच सामने आएगा? देखिए, ये तो अलग मसला है कि जांच के बाद क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने श्रद्धांजलि दी, जिस हिसाब से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया गया है, ये काबिल तारीफ है। लेकिन हर चीज़ में लोगों को राजनीति जो है वो घुसेड़ना हिंदुस्तान में ज़रूरी हो। विपक्ष को भी चाहिए कि वो भी आज वो श्रद्धांजलि दें। उनको मौका नहीं दिया गया, सरकार को घेर। आप देखिए, इतनी बड़ी घटना घटी है, इनको राजनीति समझ में आ रहा है, भाई हमें भी मौका क्यों नहीं दिया गया श्रद्धांजलि देने के लिए। आप संसद के अंदर श्रद्धांजलि देना चाह रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं को आपने छोड़ दिया है बिपिन रावत के ऊपर कटाक्ष करने के लिए। वो स्माइली शेयर हो रहा है, एक खास समुदाय के लोग तमाशा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा चिल्ला रही कि भाई हमें श्रद्धांजलि देना चाहिए। उनके ऑफिस बेरर ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये जो राफेल डील हुआ उसमें ये भी इन्वॉल्व थे, बहुत बड़ा सबूत खत्म हो गया। आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे और उसके बाद हर चीज़ में हिंदुस्तान के विपक्ष को देख करके कभी कभी तो घृणा सी होने लगती है कि इनको ये पता ही नहीं है कि कौन से वक्त में कब कहाँ कैसे राजनीति करनी चाहिए और कहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़ा दुख होता है कि इस तरह के लोग हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन में मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों के मन में ये आ रहा है कि आखिर इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे कर सकता है, आखिर सुरक्षा में चूक कहां रह गई। वहीं इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी सामने ये आई है कि काफी मशक्कत के बाद सेना ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के बाद उम्मीद है कि सेना इस हादसे से जुड़े रहस्य को सुलझा लेगी। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के रूप में जाना जाता है। ये उड़ान के बारे में 88 महत्वपूर्ण मापदंडों को रिकॉर्ड करता है। डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जाए कि अगर ये साजिश है तो अब सारे राज बेपर्दा हो जाएंगे? देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी कि मौसम खराब था और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मशीन, और जो पायलट, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट। और ये कोई नई जगह, कोई नया टेरेन नहीं है। सुलूर से वेलिंगटन जो डिफेंस एकेडमी है, वहाँ ये अक्सर ये लोग आते जाते हैं सारे लोग। कोई पहली बार तो ऐसी घटना, मैंने वहाँ पे वो फ्लाइट किया नहीं जा रहा था। जो कह सकते हैं कि वो दे न्यू द टेरेन, बहुत ही अच्छे तरीके से वो टेरेन को जानते थे। फिर ऐसी घटना कैसे घट सकती है? ब्लैक बॉक्स मिला है। एक और घटना, एक और खबर आई है कि जो कंट्रोल रूम से बातचीत हो रही है, कंट्रोल रूम में कभी भी कोई, जब इस तरह का कोई विमान या कोई हेलीकॉप्टर वो नीचे जाने लगता है, जब वो सारे कंट्रोल खत्म हो जाते हैं, कि जब ऐसा लगता है कि अब क्रैश लैंड करने वाला है, तो वो एक उन लोगों का कोड साइन है मेडे मेडे कहने का। ये किसी ने कहा नहीं जी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पायलट जो है उन्होंने कोई इस तरह का कॉल भी नहीं किया। ये अब कई सारे जो अब सवाल जो है वो
उस पर खड़े हो रहे हैं, तो ब्लैक बॉक्स के जरिए ये वो भी रिकॉर्ड करता है कि आखिर मौके पे वहाँ केबिन के अंदर पायलट्स क्या बातचीत कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक पायलट जीवित है, वो भी, उनसे भी पूछताछ भी होगी, तब ये मालूम चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन का एक ही वेरिएंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों को ओमिक्रॉन का एक ऐसा वर्जन भी मिला है जो RT-PCR टेस्ट को चकमा देने में सक्षम है। यानी अब तक तो कोरोना के नए वेरिएंट मिल रहे थे, अब ओमिक्रॉन का भी नया वेरिएंट मिला है। यानी अब कोरोना चौथी पीढ़ी तक पहुंच चुका है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की चपेट में आने वाले ज्यादातर बच्चे ही हैं। वहीं WHO की तरफ से एक राहत वाली बात है कि मौजूद वैक्सीन पर भरोसा जताया गया है। यानी वैक्सीन ओमिक्रॉन के प्रभाव को कम करने में सक्षम है। डॉक्टर साहब, क्या सरकार को बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द लानी चाहिए और क्या कड़े कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये जो ओमिक्रॉन का जो खतरा है, जो से हम कह सकते हैं कि ये थर्ड वेव, तीसरी लहर के बारे में जो बातचीत हो रही है, तो आज ही कानपुर IIT की तरफ से एक शोध जो है वो प्रकाशित किया गया है और वो बताया जा रहा है कि 18 ये जो दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच साउथ अफ्रीका में जो थर्ड वेव अभी जो चल रहा है वो वहाँ पीक करेगा और हिंदुस्तान में थर्ड वेव आने की संभावना उस रिपोर्ट के हिसाब से बताई जा रही है। साउथ अफ्रीका का पूरा डाटा उसे खंगाला गया, IIT के रिसर्चर्स ने उसे पूरी तरह से जांचा, परखा और एक मॉडल तैयार करके हिंदुस्तान में भी प्रेडिक्ट किया गया है कि जनवरी के 2nd और 3rd वीक में हिंदुस्तान में तीसरी लहर वो उसका चपेट वो शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जो IIT की जो रिपोर्ट है कि ये जो थर्ड वेव जो आने वाला है, जो दूसरा लहर हम लोगों ने देख लिया, उससे बहुत ही कमज़ोर होगा। तीसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि ये जो ओमिक्रॉन का जो असर हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर होगा वो बहुत ही कम होगा। लोगों को सर्दी बुखार के अलावा उसमें कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितने जिसको कह सकते हैं कि कई सारे लोगों को तो ये मालूम भी नहीं चलेगा कि वो ओमिक्रॉन के चपेट में आ गए और ठीक भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड वेव की संभावना इस IIT की रिपोर्ट से है, लेकिन खतरे की बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन की दोस्ती के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका की ओर आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी के वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अमेरिकी बुलावे को ठुकरा दिया। इस संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर निमंत्रण के लिए अमेरिका को धन्यवाद कहा और भविष्य में उचित समय पर कई मुद्दों पर देश के साथ बातचीत करेगा, ये भी कहा। तो एक और दोस्ती की मिसाल दी गई है। बलूचिस्तान में चीन लगातार निवेश कर रहा है। इसी इलाके के ग्वादर पोर्ट पर भी चीन बहुत बड़ा निवेश किया है। ऐसे में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चीन ग्वादर में मिलिट्री बेस बना रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है और सफाई देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर में किसी भी तरह के मिलिट्री बेस बनाने की पेशकश नहीं की है। डॉक्टर साहब, चीन से दोस्ती निभाकर पाकिस्तान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की हर बार कोशिश कर रहा है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, एक कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा है और चीन से इतना ज़्यादा इसने कर्ज ले रखे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, और चाइनीज़ तो बिजनेसमैन दुनिया के सबसे नोन खतरनाक किस्म के, और चीनियों की यह आदत है। भैया, आप श्रीलंका देख लीजिए, दुनिया में कम से कम इस तरह के 20 कंट्रीज इस तरीके से हैं कि जिसे चीन ने पहले पैसे दिए और इतने पैसे दिए कि दोस्ती के मिसाल के रूप में लोग वहाँ के माने गुणगान करते थकते नहीं थे, और जब पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो वो किसी का एयरपोर्ट, तो किसी का शहर, किसी का एरिया, किसी का पोर्ट, तो बंदरगाह, ये हर जगह वो ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेता है। अब मसला कहाँ फंसा हुआ है? ये दोस्ती का मसला नहीं है, ये पैसे का मसला है कि चीन से आपको पैसे चाहिए। अभी देखिए किस हिसाब से IMF से वो पैसे की ज़रूरत है,
प्रधानमंत्री इमरान खान ने कह दिया है कि हमें तो सरकार चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो डेमोक्रेसी को लेकर के एक मीटिंग हो रही है, तो चीन में तो डेमोक्रेसी है नहीं। वहाँ आप जाओगे तो चीन को गालियाँ पड़ेगी। तो इसने तौबा कर दिया कि भैया उचित समय आएगा तब हम जाएंगे। तो यहाँ तो चीन की नाराज़गी बचाने के लिए आपने किया, लेकिन ये कोई दोस्त थोड़ी, कोई कृष्ण और सुदामा का खेल थोड़ी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसने पैसे लगा रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, पैसे वापस नहीं होंगे, ग्वादर उसका कब्जे में चला जाएगा। और उनके जो NSA हैं वो चिकनी चुपड़ी बातें कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे कोई पेशकश नहीं की है। अभी पेशकश करने के पोजीशन में ही नहीं है पाकिस्तान कि आपको कोई पेशकश करेगा चीन। वहाँ ऑलरेडी चीन ने बाउंड्री वॉल और कटीले तार से एक बड़ा इलाका ग्वादर का उसने घेर रखा है, जिसके खिलाफ वहाँ पे बलूची प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया को तमाशा दिखा रहा है। ये पाकिस्तान जो है वो उसको कह सकते हैं कि इट्स अ नेशन ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। ये अपनी आवाम से भी झूठ बोलते हैं, पूरे दुनिया से भी ये झूठ बोलते हैं, और इसी झूठ की वजह से आज पाकिस्तान गर्त में चला गया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।